द माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हैंक पिम जो है अपनी नई लैब बनाते हैं और उसको एक अलग ही किसी चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिसके लिए वो जो है जोकोस्टा को भी उसके सेल्वेशन 2 डिवाइस के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन अभी तक हमें नहीं पता चला कि उस डिवाइस के जरिए उन्होंने क्या बनाया है। तो इसलिए आज के हम इस एपिसोड के अंदर उसी स्टोरी पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन साथ में हम अपनी उस स्टोरी के ऊपर भी देखने वाले हैं जिसमें हमने देखा था कि यूएस एजेंट और क्विक सिल्वर को जो है चाइना भेजा जाता है खतरनाक किस्म की इमरजेंसी से निपटने के लिए। तो वो क्या चीज़ है वो हम आज इस एपिसोड के अंदर देखेंगे। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है कहानी के साथ, जो कि एक इनह्यूमन्स की कहानी और हमें सुनाई जा रही है। बेसिकली ये कहानी इनह्यूमन्स के उन चैप्टर्स उन बुक्स में से निकाल के हमें सुनाई जा रही है जिनको कोई नहीं पढ़ता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। जब इनह्यूमन्स जो थे अर्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नए नए हुआ करते थे और उनका बहुत ज़्यादा रोब और दबदबा हुआ करता था। लेकिन ये कहानी जो है इनह्यूमन्स की सारी हिस्ट्री बुक्स में से मिटा दी गई, हटा दी गई, इसका कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ कुछ ही ऐसी किताब है जिसके अंदर ये कहानी पाई जाती है और इसी कहानी के अंदर इसकी वजह भी हमें पता चल जाएगी कि इस कहानी के बारे में आज तक किसी ने क्यों नहीं सुना और क्यों कोई इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता है। ये फॉरगॉटन रेन एक बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन एक राजा की कहानी है जिसका नाम इस किताबों के अंदर से मिटा दिया गया है। उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी और काफ़ी ज़्यादा उससे लोग प्यार भी करते थे। और उस ज़माने के ब्रिटिश अल्फा प्रिमिटिव्स जो होते थे वो भी उसके पास आया करते थे कुछ अपनी विजडम वगैरह हासिल करने के लिए, और हर कोई जो था उसके आगे पीछे घूमा करता था। उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हुआ करती थी और उस वक्त वो जो चाहे वो कर सकता था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा काइंड भी था और लोगों की मदद करना भी पसंद करता था। उस राजा की ताकत इतनी हुआ करती थी कि उससे हर कोई डरा करता था और हर कोई उसके आगे कोई लफ्ज़ नहीं बोला करता था, लेकिन सिर्फ कुछ ही थे जिनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उससे कुछ वो पूछ सकें। और यहीं पे हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट, मेडुसा और कार्नेक और गॉर्गन वगैरह जो है यहाँ पे आ रहे होते हैं और वहाँ पे उसकी गार्ड उसको रोकते और बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो यंग रॉयल्स, क्या तुम लोगों को किसी से कुछ मिलना है या बात करनी है। तो मेडुसा बोलती है कि प्रिंस ब्लैक बोल्ट जो हैं वो कज़न से डिमांड करना चाहते हैं एक ऑडियंस, उनको किंग से बात करनी है। और वहीं पे वो गार्ड्स उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि इनको देखो ज़रा कैसे आगे हमारे सामने बोल रहे हैं कि हमें किंग से बात करनी है। और वो दूसरा गार्ड बोलता है कि इनको देखो ज़रा, टेरेंजीज के प्रोसेस से अभी इनको एक हफ्ता हुआ नहीं निकल के, अभी इनको शक्तियाँ मिले हुए कुछ अर्सा हुआ नहीं है और ये यहाँ की किंग से बात करने की बातें कर रहे हैं। जाओ घर जाओ लेडी मेडुसा और अपना काम करो जाके। लेकिन यहीं पे हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक बोल्ट वगैरह उन सारे के सारे गार्ड्स को निपटाते हैं और ब्लैक बोल्ट वहाँ से उस राजा से बात करने के लिए अंदर घुसता है और वो अपने एक ही इशारे पे वहाँ का पूरा दरवाज़ा वो उड़ा देता है। और वहीं पे मेडुसा बोलती है प्रिंस ब्लैक बोल्ट को कहीं इंटर होना होता है तो उनको किसी की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो वहीं पे वो राजा पूछता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ सब कर क्या रहे हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरह से घुसने की। तो मेडुसा बोलती है कि नहीं, ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। प्रिंस ब्लैक बोल्ट जो है ये गद्दी उनकी है, उनको यहाँ का राजा होना चाहिए और तुमने इस बारे में कैसे सोच लिया कि उनको नहीं पता चलेगा कि तुमने स्लेव इंजन के साथ क्या किया है। तो वहीं पे कार्नेक और गोर्गन वगैरह बोलते हैं कि वो हमारा बर्थ राइट है, वो होलीस्ट रेलिक है, तुम इस तरह से उसको एटिलन के अंदर से रिमूव नहीं कर सकते हो। एक हफ्ता ही हुआ है मुझे अभी टेररिज्म मिस से अपनी पावर्स को हासिल करते हुए और उन पावर्स के जरिए मुझे ऐसा गिफ्ट दिया गया कि मैं ऑब्जेक्ट की वीकनेसेस को देख सकता हूँ। और अब मैं देख रहा हूँ कि बगैर स्लेव इंजन के एटिलन के अंदर एक सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसका इंजन तुमने गायब कर दिया है। हम लोग जो है एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमारे चारों तरफ सैवेजेस हैं, यहाँ पे ह्यूमंस हैं और जो कि हमसे तादाद में कहीं ज़्यादा हैं। अगर उन्होंने कभी हमारे ऊपर कोई अटैक कर दिया तो हम उनसे बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे और हमारे पास इस स्लेव इंजन के अलावा कोई और चीज़ नहीं है जिससे हम उसको मुकाबला कर सकें, उनसे लड़ सकें। और तुमने वही चीज़ हमारे यहाँ से निकाल के कहीं छुपा दी और किसी को कुछ नहीं पता इस बारे में। तो वहीं पे वो किंग खड़ा होता है और बोलता है कि वैसे तो मैं बच्चों को अपनी बातें बताना पसंद नहीं करता हूँ, ना ही उनको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम लोग मेरे अपनी ब्लड लाइन के अंदर से हो तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। और बताता है कि वो स्लेव इंजन जो है उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही पावर है, इतनी पावर है कि कोई इंसान या कोई इनह्यूमन भी उसको प्रोसेस करने के काबिल नहीं है। उसका हल सबसे हमारे लिए बेहतर यही होगा कि उसको जो है छुपा दिया जाए और उसके बारे में कोई ना जान सके, क्योंकि वो इतनी शक्ति है जो कि किसी को भी बर्बाद कर सकती है। तो ये मेडुसा बोलती है कि प्रिंस ब्लैक बोल्ट ये कहना चाह रहे हैं कि स्लेव इंजन जो है वो किसी एक इंसान को बिलोंग नहीं करता है, बल्कि वो हम सबका राइट है और इसके बारे में डिसीजन लेने का हक भी हम सबको ही होना चाहिए। तो वहीं पे वो बोलता है कि तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारा राजा हूँ।
तो वहीं पे मेड्यूसा बोलती है कि ब्लैक बोल्ट कह रहा है कि ये चीज़ बदल सकती है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि राजा को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर चमकाना शुरू करता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है इन सबको मार डालो। लेकिन वहीं पे कार्नैक बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है राजा, क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं लोगों के अंदर वीकनेस ढूंढता हूँ और मुझे पता चल रहा है कि उस स्लेव इंजन को उठाने की वजह से तुम्हारी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं। तुमने अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उसके ऊपर लगा दी है और आज मैं अपने लोगों की वीकनेस को देख सकता हूँ और वो वीकनेस है तुम। हमें जो है तुमसे मुक्ति हासिल करनी ही होगी। तो वहीं पे उसके गार्ड्स बोलते हैं कि चलो हमें इनको रोकना ही होगा। लेकिन वहीं पे दूसरे गार्ड्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखो, ये एक चैलेंज है और ये रॉयल फैमिली के दरमियान हो रहा है, हम इसके बीच इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये राजा और प्रिंस का मामला है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हम उनके बीच कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा राजा जो है उसके पास बहुत ही ज़्यादा अजीम शक्तियाँ हैं, उसके पास पूरी की पूरी टेराजेनेसिस की शक्ति है, वो खुद वो चेंज है जिसके ज़रिए उन सबको चेंज हासिल हुआ है। और मेरे हिसाब से तो ये फाइट ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली है, हमारा राजा उन चारों को आसानी से निपटा ही देगा। तो मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें इनह्यूमन के एक ऐसे राजा की कहानी सुनाई जा रही है जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता है और इनकी किताबों के अंदर से इस राजा का नाम भी काट दिया गया कि ये है कौन और इसके पास इतनी शक्ति है कि बकौल इनके गार्ड्स के कि ये एक टेराजेनेसिस का जो प्रोसेस है जिसके जरिए इनह्यूमन्स को पावर मिलती है, ये खुद ही वो टेराजेनेसिस है और इसीलिए इसके पास हर तरह की पावर है और इससे हर तरह की चीज़ों से लड़ सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे आता है, पहले गॉर्गन से मुकाबला करने की कोशिश करता है जो कि इस वक्त काफ़ी टीनेजर टाइप का लग रहा है, काफ़ी छोटा लग रहा है और वो उसको बहुत आसानी से यहाँ निपटा देता है और इसी तरह वो एक एक करके सारे मेंबर्स को जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से धूल चटा रहा होता है। और वहाँ पे कार्नैक जो है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन कार्नैक को भी वो एक ही ब्लो के अंदर उठा के दूर फेंकता है और बोलता है कि इंडीड तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, मान गए तुम्हें ब्लैक बोल्ट, लेकिन अब तक तुमने अपना अल्टीमेट और डेडलीस्ट वेपन नहीं चलाया है, अपनी डिस्ट्रक्टिव वॉइस। मैं जानता हूँ कि तुम उसको कभी इस्तेमाल भी नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे इतने नज़दीक जो हैं, मुझे तुम पे रहम आ रहा है। अगर शायद तुम जिंदा बचते तो एक ज़बरदस्त किस्म के किंग बनते, लेकिन लगता है कि आज तुम्हारा काम यहाँ पे ख़त्म करना ही पड़ेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट और उस किंग के बीच एक ज़बरदस्त किस्म की फाइट हो रही होती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक ज़ोरदार धमाका होता है, हर कोई दूर उड़ के जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस धमाके के अंदर ब्लैक बोल्ट जो उस किंग के ऊपर ओवरकम कर लेता है क्योंकि ब्लैक बोल्ट भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेंबर है इस रॉयल फैमिली का। और हम देखते हैं कि वो उसको एक पंच मारता है जिससे उसका क्राउन वहाँ पे गिर जाता है। तो बोलता है कि नहीं, मेरी ताकतें फेल नहीं हो सकती हैं, मैं तुम लोगों का राजा हूँ, तुम लोग मुझे नहीं गिरा सकते हो। और इस तरह बताया जाता है कहानी के अंदर कि इस तरह उस राजा की कहानी वहीं पे ख़त्म होती है, उसको डाउनफॉल शुरू हो गया और उसको एटिलन के बॉर्डर से बाहर निकाल के फेंक दिया गया। और वहीं पे मेड्यूसा बोलती है कि तुमने हम पे काफ़ी टाइम तक रूल करा है, लेकिन तुमने ये जो हरकत करी है बिल्कुल भी ठीक नहीं करी है। लेकिन ब्लैक बोल्ट जो है अभी भी तुम पे दया करना पसंद कर रहे हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि तुम सिंपली बता दो कि तुमने स्लेव इंजन को इस अर्थ के ऊपर कहाँ छुपाया है, उसके बाद तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। तो वहीं पे वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये मेरी लेगेसी है और मैं अपनी लेगेसी अब बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। तुम अगर चाहो तो सारी ज़िंदगी मेरा नाम पुकार के जो है अब मुझे गालियाँ दकते रहो, मुझे कोसते रहो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेड्यूसा बोलती है कि दरअसल हम इसका बिल्कुल अपोजिट करने वाले हैं, तुम्हारा नाम जो है हमारी किताबों के अंदर से मिटा दिया जाएगा, तुम्हारा नाम और निशान इस जगह से ख़त्म कर दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ से आज के बाद बैनिश किया जाता है और तुम हमारे दिलों के अंदर से, हमारी हिस्ट्री से, हमारे फ्यूचर से, हर एक जगह से तुम्हें मिटा दिया गया है। तो वहीं पे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अपने अल्फाज मेरे सामने बोलो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बादशाह वाली मौत दो। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट उसका नाम वहाँ पे पुकारता है जिसकी वजह से वो राजा जो है वहाँ से निकल के बहुत दूर जाके गिरता है। और वहीं पे बताया जाता है कि वाइस ब्लैक बोल्ट जो अब राजा बन चुका था, लेकिन वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था जो अनस्पोकन ने उसके साथ किया था। उसके क्राइम्स जो थे वो कुछ ऐसे थे जिनको हील करना इम्पॉसिबल सी बात थी, तो इसलिए उनको जड़ से ही मिटा दिया गया। उसका नाम और निशान हमारी किताबों से मिटा दिया गया, उसको कोई नहीं जानता है कि वो कौन था और कभी वो यहाँ पे हुआ भी करता था। और इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं उसकी अगली मॉर्निंग में, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो राजा जो है एक बर्फ़ के अंदर पड़ा हुआ होता है और उसके कुछ कंपेनियंस जो कि ह्यूमंस थे वो उसको वहाँ पे आके बचा लेते हैं। और इसी तरह हम प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ये राजा जो है अभी भी जिंदा बचा हुआ है और तिब्बत के एक इलाके के अंदर जिंदा है और उसने अभी भी अपने कुछ कैंपेनियंस बनाए हुए हैं जिनके साथ वो अपना एक खुफिया तौर पे मिशन कर रहा है इतने सालों से। और वहीं पे हम देखते हैं कि बैन लक हमें बताती है कि ये वही है बिग गाय, इसी की वजह से हमें खतरनाक किस्म की टेरिजन की रीडिंग्स मिल रही थी और यही हमारा टारगेट है आज के मिशन के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स ने कंफर्म करा है हमारे कि ये एक इनह्यूमन है, लेकिन ये अच्छा हो सकता है या बुरा इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है क्योंकि तुम सब जानते हो कि कुछ टाइम पहले इनह्यूमन्स ने यूएसए के ऊपर एक वॉर कर दी थी, तो उस हिसाब से हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए अगर इस ह्यूमन ने चाइना के साथ मिलकर एक अलायंस तैयार कर ली तो हो सकता है कि ये और चाइना वाले मिलकर दोनों अमेरिका के खिलाफ एक खतरनाक किस्म की जंग आगे कर सकते हैं। वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है कि इस ड्यूड की पावर लेवल्स जो है वो तो ऑफ चार्ट है, मतलब मैं तो उसको इस तरीके से देख भी नहीं पा रहा हूँ। तुमने कहा था कि ग्लोबल रिएक्शन एजेंसी की जो फाइल्स हैं इसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर सकते थे हमने करने की कोशिश करी यूएस एजेंट, लेकिन इनह्यूमन्स शुरू से ही जो है काफ़ी सीक्रेटिव पीपल रहे हैं और इसी वजह से हमने कोई सिल्वर को इस मिशन के ऊपर ख़ास तौर पे बुलाया है क्योंकि ये उनकी बीच रहा है और यही इसकी टॉप स्पेशलिटी है जो कि इस सब्जेक्ट के ऊपर इसको स्पेशल बनाती है।
तो कहता है कि तुम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को देख के यही लग रहा है कि शायद मैं ही इस चीज़ के अंदर टॉप स्पेशलिस्ट हूँ। तो कहती है फिर इस बात को प्रूव करके दिखाइए, मेरी बायनोकुलर्स लीजिए और चेक करके बताइए, हो सकता है कि आप इस शख्स को कोई नाम दे सकें, आप इसके बारे में कुछ जानते हो। तो वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि तुमने पीटरो को यहाँ पे क्यों बुलाया, लेकिन मुझे यहाँ पे बुलाने की क्या वजह है, क्या मिला मिलिट्री रिकॉर्ड? तो बोलती है कि नहीं एग्जैक्टली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, मैं सिर्फ तुम्हारी फाइल पढ़ रही थी और तुम मुझे काफ़ी क्यूट लगे। तो यूएस एजेंट बोलता है कि सच में? हम प्रोफेशनल्स हैं यार, हम लोग इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं कि कोई सिल्वर उस दूरबीन के जरिए उसको देखने की कोशिश करता है तो अचानक बोलता है कि नहीं, और अगले सेकंड के अंदर हम देखते हैं कि वो गायब होता है वहाँ से और वापस अपनी सुपर स्पीड के साथ आ जाता है। और इतनी देर में हम देखते हैं कि यूएस एजेंट और वो बात कर रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं चला होता है। और वहीं पे क्विक सिल्वर आता है घबराते हुए, बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ये बहुत ही बुरा है, मतलब अपोकैलिप्टिक लेवल का ये बहुत बुरा है, ये तो द अनस्पोकन है, अगर हम इसके साथ एंगेज हुए तो मेरी बात लिख के ले लो कि हम मारे जाएंगे। तो वहीं पे बैनलक बोलती है कि ये क्या, तुम्हारे बालों के अंदर पत्ते हैं और ये तो पत्ते इंडोनेशिया के लगते हैं। तो यूएस एजेंट बोलता है कि इंडोनेशिया? तो कहता है कि फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट को हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, हमें यहाँ से आगे जाना होगा, मतलब मेरी बात तुम लोग गौर से सुनने की कोशिश करो। अनस्पोकन अगर लौट कर आ चुका है तो इस प्लेनेट के ऊपर कोई ऐसा चांस नहीं है जिसके जरिए हम उससे अकेले निपट सकेंगे, हमें एवेंजर्स को कॉल करनी ही होगी, वो भी सारे के सारे एवेंजर्स को। और यहीं से हम लैब के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आपको याद होगा कि लास्ट टाइम उसने एक नई चीज़ बनाई थी और कहता है कि हमें जो है यहाँ से आगे जाके तुम लोग को मेरे साथ चलना होगा ताकि मैं तुम लोग को दिखा सकूँ। तो हम देखने वाले हैं कि दरअसल हैंक पिम ने उस मशीन के जरिए क्या चीज़ बनाई है, और वो बोलते हैं कि वेलकम टू द इन्फिनाइट एवेंजर्स मैंशन, और ये तुम लोगों का नया हेडक्वार्टर है। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे उनको अपने एक नया हेडक्वार्टर के लेकर आए जो कि एवेंजर्स मैंशन के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन ये इन्फिनाइट है। और यहीं पे हम देखते हैं कि जो गोस्ट आती है और कहती है कि हेलो एवरीवन, सॉरी तुम लोग को मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं बिल्कुल यहीं पे मौजूद हूँ। तो सब बोलते हैं कि जो गोस्टा तुम कैसे वापसी आ गई, और अब तो तुम्हारे पास नई बॉडी भी आ गई है, तो ये हेडक्वार्टर तुम्हारे अंदर ही है, तुम इस वक्त हेडक्वार्टर्स के अंदर हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती है कि मेरी नई फॉर्म जो है इस मेंशन के अंदर प्री प्रोग्राम की गई है। तो विजन बोलता है कि इससे मैं तुम्हारा क्या मतलब समझूं? तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि तुम अपने विजुअल रिसेप्टर्स और ऑडियो रिसेप्टर्स को हाई फ्रीक्वेंसी पे डालने की कोशिश करो और हॉलवे से सीधा देखने की कोशिश करो तो तुम समझ जाओगे। तो बोलता है कि ओ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोकोस्टा की बॉडीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। तो वो कहती है कि बिल्कुल हर एक 1 माइल के मार्क के ऊपर तुम्हें मेरी एक नई बॉडी मिलेगी, क्योंकि ये जगह इतनी ज़्यादा बड़ी है कहीं तुम लोग खो ना जाओ, और तुम लोग जब भी खोगे या तुम्हें कहीं जाना होगा तो मैं तुम्हें उसमें मदद करूँगी। और वहीं पे हम देखते हैं कि स्टेचर बड़ी हुई थी और कहती है कि ओ माय गॉड, ये जगह तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, यहाँ पे तो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि 1 मिलियन फ्लोर्स हैं और डोर ही डोर भरे हुए हैं। तो हैंक पिम बोलता है कि इस जगह को बनाने का यही तो मकसद था कि ये जगह कभी ख़त्म ना हो पाए और इस एक दरवाज़ा के जरिए हम हर जगह यहाँ से कहीं भी एक्सेस कर सकें। और वहीं पे हम देखते हैं कि हैंक पिम एक दरवाज़ा खोलते हैं और पूछते हैं कि हरकुलिस, क्या इस जगह को देख के तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तो कहता है ये तो एथेंस है यार, तुम आखिरकार तुमने यहाँ का दरवाज़ा कैसे खोल लिया हेनरी, तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस लग रहे हो, क्या बीचेस ऑफ माइकोनोस की तरफ भी कोई दरवाज़ा जाता है? तो कहता है कि हाँ जाता ही होगा, और अगर नहीं जाता होगा तो मेरे लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, मैं एक दरवाज़ा और बना लूँगा। तो वहीं पे जोकोस्टा आती है और कहती है कि जारविस तुम जब से आए यहाँ पे काफ़ी खामोश लग रहे हो, क्या बात है ऐसी? तो जारविस बोलता है कि ये जगह बहुत ही बड़ी है, मैं क्या करूँगा? तो जोकोस्टा बोलती है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जगह जो है सेल्फ क्लीनिंग है। तो जारविस बोलता है ओह शुक्र, अब मेरी जान के अंदर जान आई। तो वहीं पे स्टेचर पूछती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जगह दरअसल एग्जिस्ट किस तरह से करती है, इतनी बड़ी जगह इतने छोटे स्पेस के अंदर ये कैसे हो सकता है? तो हैंक पिम बोलते हैं कि बहुत मुझे खुशी हुई सुन के कि तुमने मुझसे ये सवाल करा कैसी, मुझे इस सब का ख्याल तब आया जब स्कारलेट विच ने हमारी इस टीम को बनाया, तब जाके मुझे एहसास होने लगा कि मैजिक को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर, तो मैंने एम थ्योरी का इस्तेमाल करा। अब एम थ्योरी के बारे में स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये मैजिक को डोनेट करता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन खैर हम इस सिचुएशन के लिए इसको मैजिक ही इस्तेमाल करेंगे। और मैंने इस एम थ्योरी के मुताबिक टाइम एंड स्पेस के डायमेंशंस को चीरने का फैसला करा, एक 11 डायमेंशन को मैंने क्रॉस करा है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस डायमेंशंस के अंदर मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स होती हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसके जरिए ऑफ कोर्स हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे अपनी बोरिंग सी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, स्टेचर की नज़र पड़ती है स्कारलेट विच के ऊपर, और वहीं पे स्टेचर बोलती है तो तुम अभी भी यहीं पे मौजूद हो? हाँ बहुत अच्छी बात है। तो हम चाइना के अंदर यहाँ से शिफ्ट होते हैं, यूएस एजेंट बोलता है तो क्यों ना हम उसको सरप्राइज़ के तौर पे जाके मार गिराएं, मतलब उसको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब हमला करा और वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक सिल्वर बोलता है क्या तुम मेरी बात ज़रा सी भी सुन नहीं रहे हो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि अनस्पोकन कौन है और उसके पास कितनी शक्तियाँ हैं? कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि तुम लोग की डिस्कशंस का कोई फ़ायदा नहीं है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि दरअसल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे चाइना की जो एवेंजर्स की टीम है जिनको हम कॉमिक्स के अंदर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो यहाँ पे पहुँच जाती है अनस्पोकन से लड़ने के लिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि रेडियो एक्टिव मैन, क्या तुम आइडेंटिफिकेशन इसकी कर सकते हो? तो कहता है कि हाँ मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि वो सारी की सारी एनर्जी जो है टेरिजन क्रिस्टल्स की वो इसी यूनिक बॉडी के अंदर से आ रही है। तो वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है कि लगता है कलेक्टिव मैन, रेडियो एक्टिव मैन ये चाइना की कोई फोर्स है, मुझे पता नहीं था कि इनकी चाइना फोर्स के अंदर इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो वहीं पे क्विक सिल्वर बोलता है कि ये लोग अपने आप को बुलाते हैं पीपल्स डिफेंस फोर्स बुलाते हैं, लेकिन इन इडियट्स को ज़रा सा भी नहीं पता है कि वो लोग किस चीज़ से भिड़ने के लिए जा रहे हैं।
तो वहीं पे वो बोलती है कि तुम दोनों ज़रा खामोश हो जाओ, मुझे कुछ देखने तो दो। और वहीं पे वो लोग डिस्कस करते हैं कि मेरे ख्याल से हमें रुक के देखना चाहिए कि हो सकता है कि वो लोग इससे काबू पा ही सकें, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा दमदार लग रहे हैं देखने में तो। लेकिन अगर नहीं हुए तो तब भी हम लोग तो यहाँ पे मौजूद ही हैं। और इस तरह हमें उन टीम का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है जिसके सारे अलग अलग मेंबर्स हैं, जिसके बारे में आपको उससे पहले कभी पता नहीं होगा। जिसमें हम देखते हैं कि एक होती है लेडी ऑफ टेंसन, द 9th इमोर्टल, प्रिंसेस ऑफ क्लाउड, साइंटिफिक बीस्ट, मोस्ट परफेक्ट हीरो, कलेक्टिव मैन और रेडियो एक्टिव मैन। और वहीं पे कलेक्टिव मैन बोलता है कि स्ट्रेंजर, तुम्हें आइडेंटिफाइड किया जाता है एक अनऑथोराइज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्स को इस्तेमाल करते हुए। चाइना को फौरन यहाँ से छोड़ के चले जाओ, वरना तुम्हें जो है कॉन्सिक्वेंसेस से निपटना पड़ेगा। तो वहीं पे कलेक्टिव मैन बोलता है कि मेरे ख्याल से उसको शायद हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है रेडियो एक्टिव मैन, क्या तुम इससे इंग्लिश में बात करोगे? तो वहीं पे रेडियो एक्टिव मैन बोलता है कि मेरे ख्याल से उसको हमारी बातें समझ में आ रही हैं। और हम देखते हैं कि अगले पल वो राजा जो होता है वो गुस्से में आता है और सिर्फ एक ही ब्लो के अंदर उस पूरी के पूरी टीम के छक्के छुड़ा देता है। वहाँ पे ऐसा धमाका होता है जिसकी रोशनी से उन सबकी आंखें चुंदी आ जाती हैं। और तब देखते हैं जब वो रोशनी ठंडी होती है तो यूएस एजेंट और कोई सिल्वर वगैरह बोलते हैं सिर्फ एक ही बात कि ओ माय गॉड, उसने तो उन लोगों की छुट्टी ही कर दी। क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे हीरोज़ वो नॉकआउट हो चुके होते हैं सिर्फ एक ही ब्लो के अंदर, और सारी की सारी ज़मीन वहाँ की बंजर हो गई होती है। तो वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है कि तुम क्विक सिल्वर बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ हमें हैंक पिम की एवेंजर्स को नहीं, बल्कि हमें क्लिंट बार्टन की टीम को यहाँ पे बुलाना होगा, हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न के एवेंजर्स की टीम को यहाँ बुलाना होगा, हमें यंग एवेंजर्स की इनिशिएटिव की हर एक डैम एवेंजर्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जिस तरह से इनकी ये हालत करी है, हम में से कोई भी अकेला इनके सामने नहीं टिकने वाला। तो आप देख रहे हैं कि ये आदमी कितना ज़्यादा खतरनाक है कि इसने एक ही ब्लो के अंदर पूरी की पूरी टीम मेंबर्स को नॉकआउट कर दिया है। और ये बात देख के यूएस एजेंट को समझ में आ गई है कि सिर्फ हैंक पिम के एवेंजर्स नहीं, बल्कि उसको न्यू एवेंजर्स यानी क्लिंट बार्टन की टीम, डार्क एवेंजर्स यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न की टीम, यंग एवेंजर्स, द इनिशिएटिव, सब की जरूरत पड़ने वाली है। टू बी कंटिन्यूड।